हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल वेदाकुलम। और आज हम एक नया टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं, डिटर्मिनेंट्स। और मैट्रिसेस का ही ये एक स्पेशल पार्ट है, डिटर्मिनेंट। और डिटर्मिनेंट क्या होते हैं, जनरली बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज रहते हैं डिटर्मिनेंट और मैट्रिसेस के बीच में। तो बहुत सारी चीज़ें मैं यहाँ पे डिस्कस करने वाला हूँ। और हम ये समझेंगे कि एक्चुअली में डिटर्मिनेंट क्या है और वो मैट्रिक्स से कैसे डिफर्स करता है या मैट्रिक्स से कैसे रिलेट करता है। चलिए, सबसे पहले डिटर्मिनेंट की अगर मैं बात करूं तो बेसिकली डिटर्मिनेंट जो है वो किसी भी मैट्रिक्स की वैल्यू होती है। बात समझ में आया? अगर मैं डिटर्मिनेंट को समझूं तो डिटर्मिनेंट किसी भी मैट्रिक्स, लेकिन मैट्रिक्स में तो क्या होता है, कई तरह के मैट्रिक्स होते हैं। रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स होता है, रो मैट्रिक्स होता है, कॉलम मैट्रिक्स होता है, स्क्वायर मैट्रिक्स होता है। डिटर्मिनेंट इज एप्लीकेबल ओनली फॉर स्क्वायर मैट्रिक्स। बात समझ में आया? अगर हमारे पास कोई रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है उसके लिए हम डिटर्मिनेंट की बात नहीं करेंगे, या मैं इसको इस तरीके से भी बोल सकता हूं, डिटर्मिनेंट्स हमेशा स्क्वायर होते हैं। मींस डिटर्मिनेंट्स में नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स बराबर होती हैं। मैट्रिसेस में ऐसा नहीं होता। मैट्रिसेस में बराबर भी हो सकती हैं, अनइक्वल भी हो सकती हैं, लेकिन डिटर्मिनेंट में यह कंडीशन ट्रू है कि रोज और कॉलम्स बराबर होते हैं। और डिटर्मिनेंट क्या होता है, किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स की एक वैल्यू होती है जिसको रिप्रेजेंट किया जाता है डिटर्मिनेंट से। तो अगर मैं इसको डिफाइन करता हूं तो मैं इसको इस तरीके से लिख सकता हूं कि फॉर एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स ए विच इज ए आई जे एंड दैट इज n by n, अ नंबर, और ये नंबर हमारे पास रियल भी हो सकता है, ये नंबर हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर भी हो सकता है। क्लियर? इज एसोसिएटेड and that is known as determinant of that matrix। और वो मैट्रिक्स क्या था जो हमने अभी ऊपर डिस्कस किया, दैट मैट्रिक्स ए। इट इज डिनोटेड बाय, इसको किससे डिनोट करेंगे? इट इज डिनोटेड बाय, कुछ बार टाइप इसको ऐसे लिख देते हैं डेट ए, या इसको ऐसे भी लिख दिया जाता है मॉड ए। और इसको एक्सप्रेस कैसे किया जाता है? अब देखिए, एक्सप्रेस करने का तरीका क्या होता है। एक्सप्रेस करने के लिए इसको, जैसे हम मैट्रिक्स में हम इस तरीके से ब्रैकेट्स लगाते थे, यहाँ पे हम ब्रैकेट्स नहीं लगाते हैं। यहाँ पे हम बेसिकली क्या करते हैं, हम यहाँ पे ब्रैकेट्स ना लगा के पैरेलल लाइंस यूज करते हैं। देखिए किस तरीके से हम पैरेलल लाइंस बनाएंगे। इस तरीके से ये हो गया A11, A12 एंड सो ऑन, A1n। इसी तरीके से यहाँ पे चलेगा हमारे पास AN1, AN2 एंड ANn, n by n। तो मैंने आपको बोला था नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स इसमें बराबर होते हैं। सो अब इसका मतलब ये डिटर्मिनेंट्स क्या हैं, या इसका मतलब तो ये हुआ कि डिटर्मिनेंट किसी मैट्रिक्स से एसोसिएटेड होते हैं। यस, एग्जैक्टली। यानी सीधा सा मतलब हुआ इसमें। अगर मैं कुछ प्रॉपर्टीज की बात करूं तो फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या हुई कि डिटर्मिनेंट्स आर वैलिड ओनली फॉर स्क्वायर मैट्रिक्स। सो इनकी वैलिडिटी जो है इज ओनली फॉर स्क्वायर मैट्रिसेस। इनकी वैलिडिटी स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए ही होती है। दूसरी प्रॉपर्टी इसकी क्या होगी? दूसरी प्रॉपर्टी क्या है कि मैट्रिक्स जो होता है वो एक अरेंजमेंट है। हमने मैट्रिक्स में पढ़ा है ना, मैट्रिक्स का अरेंजमेंट होता है। सीता ने फल लिए, सीता ने कॉपी ली, पेन ली और पेंसिल्स ली। उनको आप रो में भी लिख सकते हो, उनको कॉलम में भी लिख सकते हो। सीता, गीता, श्याम, प्रभु, इन चारों ने ले ली, उनको भी अलग अलग उसमें लिख सकते हैं। लेकिन डिटर्मिनेंट जो होता है वो उसकी वैल्यू होती है। मैट्रिक्स का अरेंजमेंट हो सकता है, उस अरेंजमेंट में ये भी हो सकता है रो में आपने कुछ दिया, कॉलम में आपने कुछ दिया, तो मैट्रिक्स की वैल्यू बदल गई। अगर अभी 2x3 का मैट्रिक्स है तो वो 3x2 का हो सकता है। बट डिटर्मिनेंट जो है वो एक वैल्यू होती है, और वो वैल्यू आप कैसे भी लिखो वो हमेशा सेम आएगी। अभी मैं आपको बताऊंगा किस तरीके से आता है। बहुत ईजी है डिटर्मिनेंट। मैट्रिक्स
is an arrangement while determinant is a value. While determinant is a value. ये एक नंबर है सीधा सीधा. अब क्योंकि हमारे पास ये स्क्वायर भी हो सकता है, तो यानी स्क्वायर में क्या हो सकता है, ये इसका ऑर्डर 1 by 1 भी हो सकता है, इसका ऑर्डर 2 by 2 भी हो सकता है, इसका ऑर्डर 3 by 3 भी हो सकता है, इसका ऑर्डर 4 by 4 भी हो सकता है. इस तरीके से बन सकते हैं. लेकिन हमारे सिलेबस में सिर्फ 1, 2 और 3 यही 3 by 3 तक के ऑर्डर ही होते हैं. तो इनको बोलते हैं हम, ये वाला कहलाता है डिटर्मिनेंट ऑफ ऑर्डर 1. डिटर्मिनेंट ऑफ ऑर्डर 1. तो जैसे हमारे पास कोई मैट्रिक्स है एंड दिस मैट्रिक्स इज A11, तो इसका डिटर्मिनेंट क्या होगा, इसका डिटर्मिनेंट होगा सिर्फ A11. हमें तो न्यूमेरिकल वैल्यू है, वैल्यू ही तो है ये. क्लियर. इसी तरीके से अगर मैं बात करता हूं किसकी, ऑर्डर 2 के डिटर्मिनेंट की, तो अगर ऑर्डर 2 का डिटर्मिनेंट देखें, मान लीजिए ये हमारे पास एक मैट्रिक्स है दैट इज A11, A12, A21, A22. तो अगर मुझे इसका डिटर्मिनेंट निकालना है तो मैं इसको ऐसे लिखूंगा A11, A12, A21 एंड A22. ये डिटर्मिनेंट को लिखने का तरीका है. लेकिन इसकी वैल्यू कैसे निकलेगी, तो देखिए कैसे निकालते हैं. सबसे पहले हम फर्स्ट नंबर से स्टार्ट करते हैं. इसका इसके साथ मल्टीप्लाई कीजिए माइनस इसका इसके साथ मल्टीप्लाई कीजिए, तो ये हो जाएगा हमारे पास A11, A22 माइनस A12, A21. सो दिस इज द वैल्यू ऑफ दिस मैट्रिक्स. सो द वैल्यू ऑफ दिस मैट्रिक्स इज कॉल्ड द डिटर्मिनेंट. दिस इज द डिटर्मिनेंट. ये है हमारे पास इसका डिटर्मिनेंट वैल्यू. बात समझ में आया. इसी तरीके से अगर मैं ऑर्डर 3 की बात करता हूं, ऑर्डर 3 का मतलब 3 by 3 का ऑर्डर. मान लीजिए हमारे पास ये मैट्रिक्स, अब कोई और मैट्रिक्स हमारे पास, उसका सीधा मैं डिटर्मिनेंट लिख देता हूँ. क्लियर. और डिटर्मिनेंट है A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33. ये तो मैंने डिटर्मिनेंट लिखा. अब देखो इसमें समझना है, बस इसको समझ लीजिए कि इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू कैसे निकालें. किसी भी डिटर्मिनेंट को सब डिटर्मिनेंट में हम शिफ्ट कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे उनको सब डिटर्मिनेंट नहीं बोलते, उनको हम कोफैक्टर्स बोलते हैं. यहाँ पे माइनर्स और कोफैक्टर्स आ जाते हैं. लेकिन एक चीज़ मैं आपको बता देता हूँ, जनरली हम लोगों की बुक्स में लिखा रहता है माइनर्स ऑफ अ डिटर्मिनेंट, माइनर ऑफ अ कोफैक्टर ऑफ अ डिटर्मिनेंट. माइनर्स और कोफैक्टर्स जो होते हैं वो डिटर्मिनेंट के नहीं होते, वो मैट्रिक्स के होते हैं और निकालते उनको डिटर्मिनेंट की हेल्प से. ये है कॉन्सेप्ट. ठीक है, तो कंफ्यूज मत होइएगा इसमें. चलिए अब देखते हैं कैसे निकालते हैं. बहुत ध्यान से देखिएगा. सबसे पहले हमारा काम क्या होगा, आप किसी भी डिटर्मिनेंट को हम रो या कॉलम किसी के थ्रू भी इसको ओपन कर सकते हैं. अब देखिए हमारे पास, अगर मैं इस डिटर्मिनेंट को ओपन करने की कोशिश करता हूं तो रो या कॉलम के थ्रू ओपन करेंगे. तो अब मैं इसको सिर्फ R1 के थ्रू ओपन करता हूं. क्लियर. R1 के थ्रू ओपन करने की कोशिश करते हैं. चलिए कैसे होगा R1 के थ्रू, ये हमारे पास R1 है. तो सबसे पहले हम, अगर मैं R1 के थ्रू करता हूं तो देखिए साइन कैसे यूज करना है. हमारे पास साइन लेने का तरीका क्या है, -1 की पावर क्या लेंगे, ये जो फर्स्ट एलिमेंट है, ये फर्स्ट रो फर्स्ट है, A11 है तो 1 + 1. क्लियर. ओके. इसके साथ का रो, इसके साथ का कॉलम छोड़ दीजिए. बचा क्या हमारे पास, ये बचा है. तो ये बन जाएगा हमारे पास A22, A23, A32, A33. बात समझ में आया. प्लस अब मैं किसके साथ कर रहा हूं, अब हम आ जाएंगे इस पे R2. तो अगेन -1 की पावर, अब यहां पे 1 और 2 है, 1 + 2. क्लियर. चलिए अब वापस आते हैं. इसके साथ का रो और इसके साथ का कॉलम को हम छोड़ देंगे तो बचेगा क्या, एक तो ये वाला हिस्सा बचा और एक ये वाला हिस्सा बचा. ये बनेगा हमारे पास A21, A23, A31, A33 प्लस -1 टू द पावर, अब कौन है, A13. 13 मतलब 1 + 3. अब देखिए हम एक चीज भूल गए, यहाँ पे A11 को लिखना था, A11, यहाँ पे A12.
अब यहाँ पे आ जाएगा A13। ओके, अब तीसरा आ गया, इसके साथ की रो, इसके साथ का कॉलम, बचा क्या, ये बचा हमारे पास। तो ये हो जाएगा हमारे पास A21, A22, A31, A32। अब इसके आगे तो आपको सॉल्व करना आता ही है, अभी हमने सीखा है। -1 मतलब ये इवन नंबर है तो ये प्लस हो जाएगा, सो A11। और इसको हम अगर एक्सपेंड करते हैं, सो दिस बिकम दिस माइनस दिस, सो ये हो जाएगा A22, A33 माइनस A23, A32 प्लस -1 मतलब -1 प्लस माइनस माइनस A12, अगेन दिस माइनस दिस A21, A33 माइनस A23, A31 प्लस -1 इवन है, अगेन प्लस हो जाएगा A13, और ये हो जाएगा दिस मल्टीप्लीकेशन माइनस दिस मल्टीप्लीकेशन A21, A32 माइनस A22, A31। सो ये आपके पास आंसर आ गया इस डिटर्मिनेंट का। क्लियर? तो 3/3 के डिटर्मिनेंट को सॉल्व हम इस तरीके से करेंगे। अब देखिए, अब मैं आपको इसमें एक चीज बता देता हूं। अगर मैं इस डिटर्मिनेंट को, जो ये हमारे पास डिटर्मिनेंट था, अगर मैं इसी डिटर्मिनेंट को C1 के थ्रू खोलूंगा तब भी मेरा आंसर ये ही आएगा, ये ही आएगा आंसर। अगर मैं इस डिटर्मिनेंट को C2 से खोलता हूं या C3 से खोलूं या R2 से खोलूं या R3 से खोलूं, मैं किसी भी रो या कॉलम से अगर खोलता हूं तो डिटर्मिनेंट की वैल्यू हर हाल में यही आने वाली है। यही चीज मैं आपको समझाना चाह रहा हूं मैट्रिसेस और डिटर्मिनेंट्स में, कि डिटर्मिनेंट्स उस मैट्रिक्स की वैल्यू होती है। अगर मैं उसका ऑर्डर चेंज कर देता हूं, रो को कॉलम में, कॉलम को रो में चेंज कर देता हूं, तो मैट्रिक्स का पूरा अरेंजमेंट चेंज हो जाता है। वहां पे हम उसको ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स कहते हैं। लेकिन अगर यहां पे मैं रो कॉलम को आपस में चेंज कर दूं, तब भी मैट्रिक्स की वैल्यू में कोई चेंज नहीं, सॉरी, डिटर्मिनेंट की वैल्यू में कोई चेंज नहीं होता, क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ वैल्यू होती है और ये हमेशा सेम आएगी। क्लियर? अच्छा, अब एक चीज समझिए, यहां पे सबसे बड़ी प्रॉब्लम आपको आई साइन कन्वेंशन की। सो साइन कन्वेंशन का मैं आपको तरीका बता देता हूं। ये जो एलिमेंट होते हैं डायगोनल के, ये हमेशा पॉजिटिव होते हैं, और उसके अलावा जो भी बचे हुए हैं वो सब निगेटिव होते हैं। प्लस माइनस प्लस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस। डायगोनल के एलिमेंट सब पॉजिटिव साइन के साथ आते हैं और बाकी जो बचे हुए होते हैं वो सब निगेटिव होते हैं। जब भी आप इनको एक्सपेंड करोगे इस तरीके से एक्सपेंड कीजिएगा, और मैं आपको बता रहा हूं जितना प्रैक्टिस करेंगे एक्सपेंशन उतना इजीली हो जाएगा। चलिए, अब मैं आपको इसके कुछ तरीके बता देता हूं, जो छोटे छोटे तरीके हैं जिनको हम यूज में लाएंगे। देखिए, अगर हम डिटर्मिनेंट को, मैंने आपको बता दिया कि डिटर्मिनेंट को किसी भी रो या कॉलम से अगर आप एक्सपेंड कर लेते हैं तो उसकी वैल्यू पे कोई फर्क नहीं पड़ता। सो पहली चीज तो ये है कि वी कैन एक्सपेंड अ डिटर्मिनेंट फ्रॉम एनी रो और कॉलम, इट्स वैल्यू रिमेन सेम। ये पहली इंपॉर्टेंट चीज। दूसरी चीज, अगर आपके पास एक्सपेंड करना भी है तो हम कहां से एक्सपेंड करें कि हमारा कैलकुलेशन कम हो, तो ध्यान रखिएगा, ऑलवेज एक्सपेंड थ्रू दैट कॉलम और रो हैविंग मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोस। ऐसा क्यों बोला मैंने? देखिए यहां पे ऊपर आइए, अगर मैंने इसको R1 से एक्सपेंड किया और अगर ये और ये जीरो होते तो उस केस में यहां पे ये वाला टर्म जीरो हो जाता, ये वाला टर्म जीरो हो जाता, बस हमें इतना ही एक्सपेंड करना था और यही हमारा आंसर बन जाता। बात समझ में आया? सो अगर हमारे पास कोई डिटर्मिनेंट इस तरीके से है जिसको हमें सॉल्व करना है कि 1 2 3 4 0 1 1 0 2, अगर मुझे इसको एक्सपेंड करना है तो आप इसको एक्सपेंड यहां से कीजिएगा। तो यहां से एक्सपेंड करना सीधा क्या है? प्लस माइनस। सो अगर मैं इसको एक्सपेंड कहां से कर रहा हूं? एक्सपेंड थ्रू C2।
सो प्लस माइनस, ये साइन माइनस का हो जाएगा, सो -2, और इस रो और इस कॉलम को छोड़ दीजिए, बचेगा क्या, 4 1 1 2, और इसका मल्टीप्लिकेशन ये हो जाएगा, सो दिस इज -2 इंटू 8 -1, से दैट इज -2 इंटू 7, दैट इज -14। आंसर आपका आ गया। आपको ज़्यादा कैलकुलेशन करने की ज़रूरत ही नहीं, आप इसके थ्रू करके देख लीजिए तब भी आंसर यही आएगा, R1 से कीजिएगा तब भी आंसर यही आएगा, C3 से करेंगे तब भी आंसर यही आने वाला है। आप जैसे मर्जी कीजिए, आपका आंसर नहीं बदलेगा। सो ये मैंने एक छोटा सा आपको डिटर्मिनेंट का जैसे तरीका बताया। अब आपको बताता हूँ, जैसे अगर हमारे पास वैल्यू आ जाती है कि आपके पास ये आ गया कि एक डिटर्मिनेंट है, इसको सॉल्व कीजिए, 0 साइन अल्फ़ा माइनस कॉस अल्फ़ा माइनस साइन अल्फ़ा 0 साइन बीटा कॉस अल्फ़ा माइनस साइन बीटा और 0। इसको सॉल्व करना है। देखिए, इसको सॉल्व करने में कोई प्रॉब्लम ही नहीं है आपको। कैसे सॉल्व करेंगे आप इसको, बताइए। आप इसको एक्सपेंड कर दीजिए कहीं से भी, आप इसको यहाँ से एक्सपेंड कीजिए, C1 से कर दीजिए, C2 से कर दीजिए, C3 से कर दीजिए। आप एक्सपेंड करके देखिए इसके आंसर क्या आता है हमारे पास। देखो तो A11 अगर मैं इसको C1 से करता हूँ, ये तो इसके साथ तो 0 हो जाएगा। अब बचेगा दूसरे वाला, ये वाला हमारे पास क्या हो जाएगा, माइनस। सो दिस इज माइनस साइन अल्फ़ा, और इसके साथ की रो, इसके साथ की कॉलम, बचा क्या हमारे पास, माइनस साइन अल्फ़ा साइन, एक्चुअली में ये भी अल्फ़ा ही होंगे, साइन अल्फ़ा कॉस अल्फ़ा, एंड दिस इज 0। अब इसके बाद आ जाएगा कॉस अल्फ़ा माइनस, सॉरी प्लस माइनस प्लस, सो दिस इज द प्लस कॉस अल्फ़ा। इसके साथ का रो, इसके साथ का कॉलम छोड़ दीजिए, दिस इज माइनस साइन अल्फ़ा 0 कॉस अल्फ़ा एंड माइनस साइन अल्फ़ा। चलिए अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। सो माइनस साइन अल्फ़ा, अब जब इसका मल्टीप्लिकेशन होगा ये 0 हो जाएगा, माइनस ये आ जाएगा माइनस साइन अल्फ़ा कॉस अल्फ़ा प्लस कॉस अल्फ़ा, और इसका मल्टीप्लिकेशन माइनस ये 0 हो जाएगा, सो माइनस माइनस प्लस साइन स्क्वायर अल्फ़ा। सो दिस बिकम माइनस माइनस प्लस साइन स्क्वायर अल्फ़ा कॉस अल्फ़ा प्लस साइन स्क्वायर अल्फ़ा कॉस अल्फ़ा। क्लियर, माइनस माइनस प्लस आया ना ये, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा, ये इसमें एक बार देखिए कहीं शायद मिस्टेक तो नहीं हुआ हमारे पास, प्लस माइनस साइन अल्फ़ा, सो माइनस साइन अल्फ़ा कॉस अल्फ़ा 0, सो दिस माइनस दिस, ये दिस वन इज करेक्ट, and this one is a plus cos alpha, so minus sin alpha 0 cos alpha minus sin alpha minus minus plus sin square alpha plus sin square, so this become 2 sin square alpha cos alpha, so this is your answer। इस तरीके से हम प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। क्लियर, तो ये हमारे पास डिटर्मिनेंट का छोटा सा मैंने आपको आइडिया दिया। चलिए अब एक और चीज़ एक्सप्लेन करते हैं। देखिए यहाँ से आपको एक और डिफरेंस क्लियर आएगा। अगर हमारे पास एक क्वेश्चन ये है कि आपको दिया है 3x x 1 दैट इज इक्वल्स टू 3 2 4 1, सो पूछा है कि फाइंड x। अब याद करो, हमने जब मैट्रिसेस में लेसन किया था तो वहाँ पर हमारे पास एक चीज़ आई थी कि अगर ये सिचुएशन आती तो हम उनको इक्वल मैट्रिसेस बोलते हैं, और इक्वल मैट्रिसेस में कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट सेम होते हैं। आप इस x को कंपेयर कर दीजिए 2, लेकिन डिटर्मिनेंट में ऐसा नहीं होता। अगर ये दोनों डिटर्मिनेंट इक्वल हैं, इट मीन्स इनकी वैल्यूज इक्वल है। तो आप इसको यहाँ पे सॉल्व कीजिए। सो दिस इज 3 1 माइनस दिस, सो दिस बिकम 3 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू, ये यहाँ पे सॉल्व होगा, सो दिस इज 3 माइनस 8। जब आप इसको सॉल्व करेंगे, सो दिस बिकम 3 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 3 माइनस 8 इज वॉट, 5 with minus, so it means x square is equals to 3 plus 5, that is 8, so this x is equals to square root of 8, and this comes to be plus minus 2 root 2. This is your answer. Clear? तो इस तरीके से मैंने ये आपको कुछ 2-3 एग्जांपल्स ऐसे कराए जो आपको ये बताएंगे कि डिटर्मिनेंट्स में
क्या डिफरेंस है एज कम्पेयर टू मैट्रिसेस। बेसिकली डिटर्मिनेंट मैट्रिसेस का ही एक वैल्यू है। तो हमारा इस लेसन में आज हम यहीं तक रखते हैं। डिटर्मिनेंट्स का एक बेसिक हमारे पास आइडिया हो गया कैसे एक्सपेंड करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास जो कोर्स होगा उस कोर्स में हम लोग डिटर्मिनेंट्स के माइनर और डिटर्मिनेंट्स के कोफैक्टर्स जो मैंने अभी बात करी थी वो हम कैलकुलेट करने की कोशिश करेंगे। सो गाइज मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड सर्कल में जितना ज़्यादा शेयर करें, शेयर करते रहिएगा इसी को, और मुझे मोटिवेशन मिलता रहेगा ताकि मैं आपके लिए और अच्छे अच्छे वीडियोस बनाता रहूं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।